औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के बारे में है। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स की इम्पोर्टेंस डिस्कस की। आज हम स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स की हम डाइजेशन चेक करेंगे कि डाइजेशन होती किस तरह। हमने देखा था कि स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या होता है जी, सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है और लिग्निन होता है। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास ये प्लांट का जो पोर्शन होता है, फाइबर पोर्शन होता है, इसके लिए जो इसकी जो डाइजेशन होती है ये रूमिनेंट्स के अंदर स्पेशल डाइजेशन होती है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। जो रूमन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और वही उसको डाइजेस्ट करते हैं। जिस तरह सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, ये लिग्निन, ये पेक्टिन, ये जो होते हैं ये जो फाइबर एनिमल खार होता है, स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स जो उसका पार्ट होते हैं। अब इन्हें रूमन के अंदर डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम को। जिस तरह सेलुलेज एंजाइम हो गया, उसके बाद हमारे पास एंजाइम हो जाते हैं जिस तरह हेमी सेलुलेज एंजाइम हो गया, पेक्टिनेज एंजाइम हो गया, ज़ाइलनेज एंजाइम हो गया। ये क्या करते हैं, ये सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज को ब्रेक डाउन करता है, हेमी सेलुलेज एंजाइम हेमी सेलुलोज को ब्रेक डाउन करता है और लिग्नेज जो होता है लिग्निन को ब्रेक डाउन करता है। अब हमारे पास होता ये है कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है इस तरह ये है कि एनिमल ने जब फीड इनटेक की जिसमें फ़ाइबर था, चाहे वो व्हीट स्ट्रा था, साइलेज है, हेलेज है, तो उसके बाद एनिमल क्या करता है, एनिमल ने इनटेक कर लिया थ्रू माउथ। फिर मेस्टिकेशन होती है, रूमिनेशन होती है, जिससे मतलब जो सेल वाल जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, पार्टिकल साइज़ रिड्यूस्ड होता है, फिर उसके ऊपर रूमन माइक्रोब्स आकर अटैच होते हैं। ठीक है। अब रूमिनेशन में हमारे पास क्या होता है कि रूमिनेशन में जब फीड रूमन के अंदर गई, फिर उसके बाद रिगर्जिटेशन होती है। 4 स्टेप्स होते हैं। रिगर्जिटेशन होती है, मुंह के अंदर फीड आती है, फिर वहाँ पर रिगर्जिटेशन के बाद वे च्यूइंग करता है एनिमल, जुगाली करता है। फिर उसके बाद रिस्लाइवेशन ऐड होती है, ताकि स्लाइवा ऐड होता है ताकि जो रोमन का जो इन्वायरमेंट है, पीएच जो वो मेंटेन रहे। स्लाइवा के अंदर क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स और फास्फेट्स होते हैं। ठीक है। और उसके बाद रिस्वेलिंग और एनिमल फिर उस फीड को क्या कर लेता है, रिस्वेलो कर लेता है। ठीक है। जब वो रिस्वेलो होकर फीड रूमन के अंदर आती है तो उसका जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज़ होता है, उसके ऊपर रूमन माइक्रोब्स आकर अटैक करते हैं और जो सेलुलेज एंजाइम जो होते हैं वो सेलुलोज वाली सरफेस के ऊपर आकर अटैच हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो होता है, जो रोमन माइक्रोब्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स को। वो क्या करते हैं, फिर फाइबर की डाइजेशन करते हैं। अब हमारे पास जिस टाइम फाइबर की डाइजेशन होती है तो फाइबर की डाइजेशन से हमारे पास शुगर प्रोड्यूस होती है। शुगर मतलब ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। अब वो जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिस तरह सेलुलेज है वो सेलुलोज की ब्रेक डाउन करेगा, उससे हमारे पास सेलुलोज प्रोड्यूस करेगा और उससे फिर हमारे पास ग्लूकोज प्रोड्यूस होगी। हेमी सेलुलोज से हमारे पास शुगर्स प्रोड्यूस होंगे, जिस तरह ज़ाइलोज हो गया, रेबिनोज हो गया, इस तरह ग्लैक्टोज हो गया। और हमारे पास जो पेक्टिन है, पेक्टिन से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, एसीटेट प्रोड्यूस होता है, ब्यूटारेट प्रोड्यूस होता है, लैक्टेट प्रोड्यूस होता है। इस तरह ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। अब ये जो शुगर्स होती है ये क्या करते हैं, जो रोमन माइक्रोब्स क्या कर लेते हैं, वो अपटेक कर लेते हैं, वो खुद उसे ले लेते हैं। ठीक है। और उससे वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती। जिस तरह ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होती है एब्जॉर्ब होती है और उसका ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन ऐसा नॉन रूमिनेंट्स के अंदर नहीं होता। नॉन रूमिनेंट्स के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब क्या होता है, जब हमारे पास माइक्रोब्स ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया तो माइक्रोब्स के जो साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास एक प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर वो शुगर को ब्रेक डाउन करता है पायरुवेट में। और पायरुवेट जो होता है वो रूमेन के अंदर जाता है। रूमेन
के अंदर जाकर उसकी फिर आगे फर्मेंटेशन होती है, जिससे हमारे पास वोलेटाइल फैटी एसिड्स की प्रोडक्शन होती है। वोलेटाइल फैटी एसिड्स की प्रोडक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और उससे फिर मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है और उससे फिर हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो वोलेटाइल फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं पायरुवेट से, उसमें हमारे पास होते हैं एसीटेट होता है, प्रोपेनेट होता है, ब्यूटारेट होता है। एसीटेट जो होता है ये मेमरी ग्लैंड्स के अंदर जाकर मिल्क फैट की सिंथेसिस कराता है। प्रोपेनेट जो होता है प्रिकर्सर होता है ग्लूकोज का, ये जाता है लीवर के अंदर जाके ग्लूकोनियोजेंसिस के प्रोसेस के द्वारा हमारे पास ग्लूकोज की प्रोडक्शन कराता है। ब्यूटारेट जो होता है ये हमारे पास क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है रूमिनल वाल को। अब हमारे पास क्या होता है कि शुगर का अपटेक हो गया, उसके बाद फिर हमारे पास जो है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। जो आर्चिया जो होते हैं रोमन के अंदर, वो क्या करते हैं, मीथेन को जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को आपस में मिलाकर CH4 प्रोड्यूस कराते हैं, क्योंकि अगर हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो रूमिनेशन का प्रोसेस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये होता है। फिर उसके बाद जो हमारे पास जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स जो प्रोड्यूस हुए थे वो मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो 60 to 70% जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ब्लड ग्लूकोज जो है वो वेरी लिटल अमाउंट में एब्जॉर्ब होता है। अब डाइजेशन के बाद फिर आगे जो कुछ अमाउंट में जो हमारे पास है फाइबर जो होता है वो एस्केप हो जाता है, मतलब 40 to 80% तक तो वो डाइजेस्ट होता है, बाकी 10 से 30% हम कह सकते हैं वो एस्केप हो जाता है। वो सीकम और कोलोन में चला जाता है। सीकम और कोलोन में क्या होता है कि वहाँ पर भी फर्मेंटेशन होती है, वहाँ से भी वोलेटाइल फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो लेस सिग्निफिकेंट होते हैं, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। अब ये जो हमारे पास प्रोड्यूस हुए और ये ऑल एंड ऑल प्रोसेस होता है डाइजेशन का। फिर उसके बाद ये जो होता है, जिस तरह माउथ में हमारे पास माउथ से हमने इनटेक किया, रोमन के अंदर फर्मेंटेशन हुई, रेटिकुलम के अंदर हमारे पास ये मेस्टिकेशन और च्यूइंग वगैरह होती है। फिर ओमेजम के अंदर वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। फिर आगे एबोमेजम के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, तो ये जाकर वहाँ पर क्या कर देता है, उसकी जो माइक्रोब्स होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। फिर आगे ये प्रोसेस होता है। और लास्ट चीज़ ये कि जो हमारे पास ये डिपेंड कर रहा होता है प्रोसेस स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन का रूमन एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आपका एनवायरनमेंट कैसा है, अगर पीएच ज़्यादा एसिडिक होगी तो रूमन माइक्रोब्स किल हो जाएंगे, तो डाइजेशन आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। प्लांट की जो स्टेज कैसी है, अगर प्लांट बहुत ज़्यादा मेच्योर होगा तो उसके अंदर लिग्निन कंटेंट होगा बहुत ज़्यादा, तो उसकी जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाएगी। और इसके अलावा हैसेज रेट का भी इसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर उसकी जो पैसेज रेट डाइजेशन से ज़्यादा है तो एनर्जी की यूटिलाइजेशन बहुत कम होगी। ठीक है, एनिमल को लूज फीसेस लगेंगे। अगर उसकी पैसेज रेट कम है और डाइजेशन ज़्यादा है तो उससे एनर्जी की यूटिलाइजेशन अच्छी होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट डाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इसकी मेटाबॉलिज्म और इसकी एब्जॉर्प्शन के रूमिनेट्स के अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होती है।